प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैंने हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा तो 100% है कि उसका कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, वो आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अक्सर देखा गया है कि यहाँ से आईयूपीएसी नेम आते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास मिलेगा विद सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। तो दिस इज द 1 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल एंड ब्यूट 2। ओके गाइस, सभी को समझ में आ गया और सिंपल सा नेम था। इसको हम लोग वेंजाइल ब्रोमाइड कहते हैं कॉमनली, और इसका नेम हो सकता है 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। अगला सवाल, इसका भी आईपीएसी आपको लिखना है, कॉमन नेम भी लिखना है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम है। मैं कॉमन नेम साथ में डिस्कस करता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। इसका आईपीएसी नेम 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल बच्चे, इसका भी नेम देख लेंगे इसी तरीके से। इसका नेम हमारा हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3। इसका कॉमन नेम है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, और इसका जो आईपीएसी नेम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, और दिस इज अवर प्रोपेन। ओके, ऐसे ही अगला हमारा नेम है, इसको लिखेंगे 1 2। दिस इज द 1 ब्रोमो 2 साइक्लोहेक्साइल, और दिस इज अवर 2 साइक्लोहेक्साइल ईथेन। इस तरह के नाम को ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसको कर लेंगे CH3 CH CH3 और CH3। ये या तो आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन हो जाएगा या फिर 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही अगला नेम है, इसको हम लोग कहते हैं एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड ये कॉमन है इसका, और वैसे इसको कहते हैं 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 3 1 2 3। दिस इज 2 3 क्लोरो एंड प्रोपीन और प्रोपनीन। दिस इज अवर एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड, जब भी कभी कोई ग्रुप डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर जुड़ा होता है तो उसे एलाइल कहते हैं, और जब भी कोई डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसे कहेंगे विनाइल। इसे विनाइल कहते हैं, विनाइल। और इस कंडीशन को बोलते हैं एलाइल। जब डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको विनाइल कहेंगे, एक कार्बन छोड़ के जुड़ा होगा तो उसे एलाइल कहेंगे। तो ये हमारा विनाइल है और वो हमारा एलाइल था। तो मुझे लगता है आपको आईपीएसी समझ में आई होगी मेरे बच्चों। प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी अच्छे से, आपको एक क्वेश्चन देख मिलेगा। प्रिपरेशन सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी तुरंत के तुरंत आप इसे तैयार करेंगे। देखिएगा CH3COH प्लस PCl5। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर Cl जो है वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और OH को रिमूव कर देता है। ध्यान रखेंगे आप, ये डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, कहीं भी रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, आसानी से इसको रिमूव करेगा और बनाएगा क्लोरो ईथेन, और इसका नाम है इथेनॉल। ऐसे ये इथेनॉल है, ये PCl3 करेगा तो ये बनाएगा फिर CH3CH2Cl। सिमिलरली ये हमारा SOCl2 है, तो जब ये डायरेक्ट रिएक्ट करता है तो बनाता है CH3CH2Cl
प्लस SO2 प्लस HCl। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको SNI मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। बनता है यहाँ पर भी क्या है, CH3 CH2 Cl। बच्चे इसको बेस्ट मेथड कहते हैं, इसका नाम है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, इसको हम लोग बेस्ट प्रोसेस कहते हैं, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो SO2 है और HCl गैस है वो दोनों रिमूव हो जाती हैं। तो आप याद करेंगे कि बेस्ट मेथड कौन सा है, व्हेन थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एथेनॉल, या किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस्ट मेथड। चलिए मैं अगली कंटेंट की ओर आपको ले चलता हूँ, और अगला कंटेंट है हमारा ये, इसमें हमने और बहुत सारी आपको रिएक्शन दी हुई है। देखिए पहली रिएक्शन है हमारी CH3 CH2OH और HCl, और यहाँ पर मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया। इसको थोड़ा हीट भी कराएंगे क्योंकि बिना हीट करिए प्राइमरी से रिएक्ट नहीं करता है। इस रिएजेंट को बेटा हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को अलग करने के लिए यूज़ करा जाता है। अगर आप देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल कोई टर्बिडिटी नहीं देता, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देता है, मतलब 5 मिनट के बाद रिएक्शन होती है, और टर्सरी हमारा रिसेंटली तुरंत देता है। प्रोडक्ट इसका ही वही होना है, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। क्लियर बच्चों, ये हमारे सारे कैसे एग्जाम्पल थे यहाँ तक, ये सब हमारे NS न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर। अब यहाँ पर हमने सनलाइट के साथ लिया है इसको, बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से। जब भी कभी Br2 सनलाइट आएगा तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब भी सनलाइट का प्रेजेंस होता है इसका मतलब समझ लो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने वाला है। एक Br फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक Br फ्री रेडिकल यहाँ पर। और जब फ्री रेडिकल बनता है तो बच्चे वो क्या करता है, फ्री रेडिकल ये करता है कि यहाँ पर जो अपने CH3 CH2 CH3 लगे हैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और अलग अलग हाइड्रोजन को रिमूव करता है मोनोक्लोरिनेशन के केस में। अगर मैं इसको A कह दूँ तो ये भी A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, मतलब 1 2 3 1 2 3। क्लियर। तो ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा 2। एक फ्री रेडिकल यहाँ प्रोड्यूस कर लो और एक फ्री रेडिकल यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CHCl CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Cl। ओके, तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। क्लियर बच्चों। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4। तो ज़रा देखिएगा कि यहाँ से इन दोनों को कॉमन नंबर मिल रहा है, तो मतलब हमारा पहला और फर्स्ट और फोर्थ भी सिमिलर हो सकता है। जो फर्स्ट है वही फर्स्ट इधर भी है ना, जो सेकंड है वो सेकंड, जो थर्ड है वो थर्ड, फोर्थ है फोर्थ। तो मतलब कितने प्रोडक्ट हमको अलग अलग मिल सकते हैं। जो डिफरेंस नंबर मिला है वो किसको मिला है, ये वाला थर्ड हो गया और ये वाला 2 हो गया, है ना। ये फर्स्ट फोर्थ तो देखो ये दोनों सिमिलर है, इधर ये दोनों सिमिलर है ना, और एक ये 2 3 और एक ये 3 2। ओके, तो ये तो सिमिलर है ना, 3 2 2 3 हो गया, 3 2 हो गया। तो इसका मतलब एक तो अलग, एक तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसको हम A कह सकते हैं, है ना, और एक B मिल जाएगा और एक C मिल जाएगा। तो मतलब हमें कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएंगे, अच्छा ये 3 2 और 2 3 एक ही है, तो यहाँ पर भी हमको B प्रोडक्ट मतलब 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिल जाएगा CH3 CH2 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 और Cl, और दूसरा क्या मिल जाएगा CH3 CH2 CH Cl और CH3, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो फिर वही नेम आ जाएगा इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो होता क्या है कि जब ये दोनों सिमिलर होते हैं तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी कहीं सेम ही होती है। कार्बन की नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 4 तो 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर नंबरिंग हम यहाँ से कर ले तब भी 1 क्लोरोब्यूटेन, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से करेंगे तब भी 2 क्लोरोब्यूटेन और यहाँ से करेंगे तब भी 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना, तो नाम बिल्कुल सेम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेम सेम होगा तो प्रोडक्ट भी सेम होंगे। तो यहाँ पर इसको हम मेजर कहेंगे क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसको हम लोग माइनर कहेंगे। वैसे मैंने ही बोला सेकेंडरी, तो ये आपके हाँ बोर्ड लेवल तक तो बात सही है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल में थोड़ा कंटेंट अलग हो जाता है। वहाँ पर हम हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से इसकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को पहचानते हैं। तो अभी हम बोर्ड के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ सकते हैं कि ये सेकेंडरी कार्बोकेट वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर जुड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ये हम बना सकते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है
इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं C5H12। पेपर में आता है कि C5H12 का वो आइसोमर बनाइए जो मोनोक्लोरिनेशन पर सिंगल प्रोडक्ट दे, मोनोक्लोरिनेशन करने पर सिंगल प्रोडक्ट दे। अब बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो हम क्या बना सकते हैं, इसके कई सारे, इसको यूँ बना सकते थे हम 1 2 3 4 5 ये बना सकते थे ना, यही बना सकते थे। लेकिन इन सबको जब बनाओगे तो आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपको सिंगल प्रोडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको यही बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ है, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। आपको ये नियोपेंटेन बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको बनाएंगे, अब देखिए आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं, आप इसको भी 1 नंबर दे सकते हैं, आप इसको भी 1 नंबर, आप इसको भी 1 नंबर, है ना। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि सबका नंबर एक ही है, तो सबसे प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। मतलब यही वो है आइसोमर जो क्या करता है, जो देता है हमको केवल सिंगल प्रोडक्ट, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये देखिएगा मैंने बना दिया, क्लियर। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि C5H12 का कौन सा आइसोमर है, ये आइसोमर है जो सिंगल प्रोडक्ट देता है। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी आता है C5H10 का आइसोमर बनाइए, C5H10 का, तो क्या बनेगा, आप सोचेंगे एल्कीन बनेगा, आप ये बनाने लगे कहीं, तो ये गलत है आपका, आपको यही बनाना, आप ध्यान रखेंगे। साइक्लोपेंटेन मैंने स्पेसिफिक लिए हुए हैं, इस पर आप कहीं भी आर लगाइए, सबके नाम एक ही होंगे, 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ प्राइमरी है और यहाँ पर आपको टर्सरी मिल रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, वो आपका आंसर कुछ इस तरह से यहाँ पे Cl लग जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए फिर मैंने बताने का प्रयास किया है आपको कि देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इसको आना नहीं है, यहाँ पर ये लेस स्टेबल टर्सरी है, यहाँ से अगर H निकलता है, अगर H का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होता है और यहाँ पर Br जुड़ता तो यहाँ पर एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर जो सही अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलेगा बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। हो सकता है कि आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो आपकी क्या होती है, F2 Cl2 और Br2। I2 कभी जाता नहीं है क्योंकि इसका जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए कभी भी क्या नहीं हो सकता, फ्री रेडिकल नहीं हो सकता। और फ्री रेडिकल के लिए हमेशा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। चलिए मैं अगले स्लाइड की ओर आपको ले चलता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको और बढ़िया रिएक्शंस दे रहा हूँ मैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाया, आपको ज़रा समझिएगा। ये देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें बताया गया है आपको कि हमें क्या करना है। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड Cl2, यहाँ पर मैंने एल्कलाइन केमनोफोर बेस रिएजेंट को लिया है। जानते हो आप ये वॉयलेट कलर का होता है, जैसे ये रिएक्शन करेगा इसका कलर डिस्लेपियर हो जाएगा, मतलब टेस्ट करने की हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाइऑल मिल जाएगा, इसका नाम प्रोपेन 1,2 डाइऑल है। ऐसे ही हम लोग Br2 CCl4 से, आप जानते हो इसका भी ब्राउन कलर होता है। जैसे ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर भी आपको इस तरह से Br मिल जाएगा। यहाँ पर ये ट्राईसाइक्लिक, यहाँ पर ट्राईसाइक्लिक 3 साइकिल का इंटरमीडिएट मिलता है। अपने मतलब की बात नहीं है, अपन को तो ये समझना है कि इस पर Br पर पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बस काम खत्म। एक तरफ Br नेगेटिव, एक तरफ Br पॉजिटिव जुड़ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमने कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया है। ये देखिए CH3Cl जब Mg से रिएक्ट करेगा तो CH3CMg, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, एथेनॉल के साथ या RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चे क्या बना देगा, CH4 बना देगा। ये H को यहाँ से गेन कर लेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ से जो H है वो पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगी और CH4 बना लेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्राइड कंडीशन में क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं अगर वो H को गेन करेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगला देखिए आप, अगला हमने जो बनाया है वो है डायजोटेशन रिएक्शन। इसको हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल है सेंडमेयर रिएक्शन। जरा देखिए ये हमने एनिलीन को लिया है, ये एनिलीन है, बार बार मेरे साथ बोलिए ये एनिलीन है। इसको Na2 और HCl से कराएंगे तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और जैसे इसकी रिएक्शन CuCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, यही पेपर में आता है कि आयोडाइनेशन ऑफ एल्कीन्स आर डिफरेंट। कहता है कि आयोडाइनेशन ऑफ एल्कीन्स होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट, डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। और HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, रिड्यूस बैक होके आ जाता है किसमें, ओरिजिनल कंपाउंड में।
तो इसलिए रिएक्शन किस में कराई जाती है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कराई जाती है। यहाँ पर हमने HiO3 को लिया है, आयोडाइक एसिड को लिया है, ये HI के साथ रिएक्ट करके H2 और I2 बनाता है। I2 एक स्टेबल प्रोडक्ट है जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो आप याद रखेंगे कि आयोडाइनेशन ऑफ एल्कीन्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो क्या करता है, अगेन शिफ्ट हो जाता है प्राइमर जैसा प्रोडक्ट था उसी में, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा देता है। इसलिए बेटा क्या करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगले क्वेश्चंस की ओर ले चल सकता हूँ। अगले क्वेश्चंस है हमारे कि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया। एल्केन्स वो हेलो एल्केन्स आर पोलर, ये पोलर होते हैं लेकिन उसके बाद भी इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, फटाफट आप समझ लें कि एल्केन्स में क्या होता है कि बेटा जो हीट रिलीज हो रही है, जैसे कि आप समझो जब आपने किसको डाला, RCl को वाटर में डाला, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर के बीच में नए बॉन्ड बने होंगे। और आपको पता है कि जब वाटर के बॉन्ड में नए बीच बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो क्या होगा, तो वही एनर्जी क्या करेगी, इन बॉन्ड को तोड़ने का यहाँ से प्रयास करेगी और इन दोनों को मिलाएगी। लेकिन चूंकि वो एनर्जी इतनी नहीं है जो इन बॉन्ड को तोड़ सके, पुराने बॉन्ड को तोड़ सके, इसीलिए बेटा ये इसमें क्या होता है, सॉल्वेबल नहीं होता। मैंने लिखा है बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड आफ्टर द ब्रेक ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज नॉट एनफ टू प्रोड्यूस द न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड नहीं बना सकती। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की बात कर लें तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, D = m/v, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। एक और मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है कि पैरा आइसोमर इज सिमेट्रिकल। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, पैरा आइसोमर का होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं। ये भी पेपर में कई बार आया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पैरा वाले का, फिर उसके बाद किसका होगा, ऑर्थो वाले का, और उसके बाद किसका होगा, मेटा वाले का। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो क्रिस्टल में आसानी से फिट हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कायरल कार्बन। बड़ी सिंपल सी बात, पेपर में कई बार आया है। जब भी कोई ऐसा कार्बन, ऑल दी अटैच्ड एटम ग्रुप्स आर डिफरेंट विद कार्बन, जो कार्बन से अटैच सारे एटम और ग्रुप में अगर वो डिफरेंट हो जाएंगे तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कार्बन को बच्चा हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो, कायरल कार्बन। तो यहाँ पर देखो आप सी के साथ सारे डिफरेंट जुड़े हुए, इसे हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। ये कंटेंट है इनेंशियोमर का। तो बच्चे ध्यान रखते हैं, इसके पास कायरल कार्बन होता है, जिसके पास कायरल कार्बन होता है और वो अपनी मिरर इमेज बनाता है, और जो मिरर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाता है। नॉन सुपर, जैसे ये ए है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मिरर इमेज तो है लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर आप पी को देखेंगे तो पी के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर COOH लगा लो, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 लगा लो। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको इनेंशियोमेरिक फॉर्म देखने को मिलेगी। क्लियर बच्चों। तो मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे इनेंशियोमर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब मैं इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, SN1 और SN2 और SN2। बच्चों आपने पढ़ा होगा SN1 और SN2 के बारे में, पहले ही बड़े अच्छे से। देखिए आज आप समझिए 2 मिनट के अंदर। बच्चे SN1 क्या है, देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करा जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पर, केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसको बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे, SN1 बोलेंगे। जब दोनों पर डिपेंड करेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड के भी और किसके, न्यूक्लियोफाइल के भी, तो बच्चे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन बोलेंगे। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ से फर्स्ट, और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अगला है बेटा ये कंप्लीट इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, यहाँ पर 2 स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हैं, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर कायरल कार्बन लिया और यहाँ पर A लगाया और यहाँ पर B का अटैक कराया, तो यहाँ पर एक बार भी इधर लग जाएगा और एक बार भी इधर। जब A के साथ, जब एक बार मतलब B, एक बार भी इधर लग रहा है और एक बार भी इधर लग रहा है, ओके, रिप्लेस करके, राइट। तो यहाँ पर जो जब B इधर आ रहा है तो इसको इन्वर्ट कहते हैं, जब सेम जगह आ रहा है तो इसको वो कहते हैं, इसको रिटेंट कहते हैं। रिटेंट माने सेम रहेगा। तो दोनों मिलके बेटा क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलके आपके बना लेंगे रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर आपका कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन।
यहाँ पर आपका केवल इन्वर्जन देखने को मिलता है, केवल और केवल क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे अगर आप ले लें C और यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर आप X लगा लें, यहाँ पर आप OH नेगेटिव का अटैक कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को COH इधर आ जाएगा और बाकी ये R1, R2, R3 इधर आ जाएंगे। ओके, तो इसमें यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर आपको केवल देखने को क्या मिलेगा, इन्वर्जन। अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो SN1 रिएक्शन फास्टर होगी। यहाँ पर स्टेरिक हिंडरिंग के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसको बेटा सपोर्ट करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक जैसे वाटर हो गया, CH3COOH हो गया। इसको सपोर्ट करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे अपना ईथर हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया। ये सब अपने पोलर कैसे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। आप यहाँ पर देखेंगे लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले I नेगेटिव आएगा, लास्ट में F नेगेटिव, I नेगेटिव F नेगेटिव। कॉम्प्लीट लेवल पर ये भी जानना होता है कि पोलर और नॉन पोलर में किस तरह इनका इफेक्ट होता है, लेकिन बोर्ड के लेवल पर इतना ही आता है। अब बड़ी सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3 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 Cl, यहाँ पर लिख दूँ CH3 CH2 Cl और आपसे पूछूँ बताओ इनमें SN1 कौन पहले देगा, तो इसमें SN1 ये पहले देगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन टर्सरी और यहाँ पर केवल प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। जबकि इसी को उल्टा अगर मैं SN2 की बात कर लूँ तो यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर भी Cl। अब यहाँ पर ये SN2 पहले देगा क्योंकि यहाँ पर रस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल SN1 और SN2 एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट मैं अगले पेज की ओर बढ़ देता हूँ कि बताइए इनमें से कौन SN1 पहले देगा। आप लोग फटाफट समझ लेंगे इसको, विच वन विल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर। जरा देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से ये हटेगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन, यहाँ से हटेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यानी कि ये पहले दे देगा। दूसरे केस में आप देख पा रहे हैं ये Cl लगाए या I लगाए, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, जिसके पास बेस्ट लिविंग ग्रुप पहले देता है तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए जरा इसका पॉजिटिव पार्ट डबल टाइम्स रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये पहले देगा, इसका सिंगल रेजोनेंस में जा रहा है ये बाद में देगा। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव SN2 फास्टर। फटाफट देखेंगे यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl है। अब देखिए कहाँ पर रस ज़्यादा है, इस कार्बन पर जिस पर Cl जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर रस ज़्यादा है, इसका मतलब ये बाद में दे पाएगा, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने लगा रखा है I और यहाँ पर लगा रखा है आपने Br। आप जरा देखो यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर Br। अब जरा बच्चों समझिएगा कि यहाँ पर कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अच्छा है यहाँ पर I, तो पहले ये दे देगा। यहाँ पर देखिए CH3 CHBr CH3 CHBr, यहाँ पर H हटा दो, है ना बच्चों। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, कौन पहले देगा, तो आपको आंसर खुद ही मिल रहा होगा, ये वाला पहले दे देगा। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए SN1 रिएक्शन के। कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आगे देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में ये पूछी ही जाती हैं। CH3Cl CH3Cl और KCN की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KCN ले लेते हैं तो बच्चे यहाँ पर CN साइनाइड बन जाता है। इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल भी हो सकता है, प्रोपेन नाइट्राइल भी हो सकता है, नाम लिखना साथ में जरूर सीखिएगा। लेकिन जब AgCN करेगा तब क्या होगा, तब बच्चों मिल जाता है CH3CH2NC, CH3CH2NC। अब जरा समझिएगा यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, पेपर पूछता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, और जब आयोनिक कंपाउंड होता है तो क्या होता है, ये K पर पॉजिटिव है और CN में ये C पर नेगेटिव है, जबकि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, दिस इज एन कोवेलेंट कंपाउंड। और जब ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें मेरे बच्चों क्या होगा, इसमें बच्चे क्या होगा कि इसमें जो Ag और CN के बीच का जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, जबकि इसका अपोजिट NO2 के साथ होता है। अगर AgNO2 होता है तो वहाँ पर NO2 ऐड होता है, और जब KNO2 ऐड होता है तो वहाँ पर ONO ऐड होता है। ओके, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला CH3CH2Cl एक्वस KOH, देखिए जैसे एक्वस KOH लगाएंगे तो OH जाएगा और यहाँ पर CH3CH2OH बनेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो यहाँ पर बेस तैयार होता है C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और वो क्या करता है, वो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को रिलीज करवाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3CH2Cl, तो ये क्या करेगा, ये अल्फा ये बीटा,
यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करवाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकलता है, Cl यहाँ से निकल जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, CH3Cl CH2 CH3। आप यहाँ पर देखेंगे कि दिस इज़ योर अल्फा, दिस इज़ योर बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, ये सेट-जेफ रूल को फॉलो करेगा। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, ये सेट-जेफ रूल को फॉलो करेगा। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे और बना देंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट बनेगा। और जबकि सेकंड दूसरे केस में अगर आप इसी से इधर से निकालते तो क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। इसको अपन बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये सेट-जेफ प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होता है जब सारी कंडीशन सूटेबल हो। अगर बल्कि बेस होता, अगर भारी बेस होता, जैसे अपन यहाँ पे लगा देते ET3N ट्राई इथाइल अमाइन या फिर टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, है ना, CH3 का होल थ्राइस और O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर इस तरह कोई बेस लगा देते तो यहाँ पर क्या होता, है ना, तो यहाँ पर आप देख पाते कि यहाँ पर फिर हॉफमैन प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता। ये खैर कंपटीशन की बात है, इससे हमें क्या ही लेना देना। हम अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल्स में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं वो फॉस्जीन बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है ना बच्चों। और फॉस्जीन एक जहरीली गैस है, एक बहुत पॉइजनस गैस है। पेपर में आता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पॉइजनस गैस, तो आप याद कर लो COCl2, CF2CF2Cl2, CF2CF2Cl2 क्या बच्चे, ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को डिप्लीट करता है और रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, आयोडोफॉर्म CHI3 होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आयोडोफॉर्म डिटेल डिस्कस किया था। और बच्चा ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है, जो हमारे वुंड वगैरह होते हैं उनके लगाने में यूज़ करा जाता है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, जो आपका RCl है उसको टेस्ट करने के लिए हम AgNO3 का यूज़ करते हैं और यहाँ से वो AgCl बनता है, उसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जब हम लोग RBr लगाते हैं तो यहाँ पर AgBr बनता है और उसका लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है, लाइट येलो। और जब हम लोग RI लगाते हैं तब भी यहाँ AgNO3 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये HNO3 के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर AgI और ये डार्क येलो PPT बनता है, डार्क येलो PPT, डार्क येलो PPT। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बेहतरीन है, बता देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन आपका और बहुत बेहतरीन बनता है। क्वेश्चन ये होता है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता है तो आप बताएंगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर बच्चों? मैं आपसे कुछ एलिमिनेशन के केस और डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद बस इस वीडियो को बंद करूंगा। केवल 30 मिनट में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, जरा देखिएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके सामने ये लिखा मैंने, ये इस तरह से Br लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, या लिख दिया एल्कोहलिक KOH। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको देखिए डायरेक्ट, इसको लिखेंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको बीटा। अगर देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन से क्या होगा, 1 हाइड्रोजन निकलेगा। जो बेचारा गरीब है उसी को परेशान किया जाता है। और यहाँ से Br निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। जैसे हमने ये लिखा है CH3 और यहाँ पे लगाया मैंने Br, ओके, और यहाँ पर लगा दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। तो आपको क्या करना है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बताओ इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा, और इसको भी क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है? तो अब क्या होगा बताओ, किसके पास हाइड्रोजन कम है? ऑब्वियसली जिसके पास और कोई ज़्यादा जुड़ चुका है उसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही काम NaNH2 भी करता है। यही काम कौन करता है, NaNH2 भी करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ NaNH2 लगाओ तब भी वही सेम काम देखने को मिलेगा। ये भी यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव और Br को रिमूव कर जाता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन करवाता है। क्लियर बच्चों? तो मैंने कोशिश की है कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में आ जाएं और जो आप अच्छे से कर पाएँ उनको बताने की कोशिश की है।
तो बच्चों ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे बच्चों।